हेलो स्टूडेंट्स, हम अध्ययन कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन के अंदर पाचन की क्रिया विधि के बारे में, जिसमें हमने सबसे पहले अंतर्ग्रहण को पढ़ लिया था। उसके बाद में अपना दूसरा टॉपिक जो था वो पाचन चल रहा था। पाचन के अंदर हमने मुख गुहिका के अंदर पाचन पढ़ा, उसके बाद में हमने आमाशय के अंदर पाचन पढ़ा, उसके बाद में हमने ग्रहणी के अंदर पाचन पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे ग्रहणी से आगे अग्र शुद्रांत्र के अंदर पाचन किस प्रकार से होता है। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा अग्र शुद्रांत्र में पाचन, डाइजेशन इन जजुनम। जब ग्रहणी में भोजन का पाचन हो जाता है तब भोजन जो होता है यानी कि काइम जो होता है वो जजुनम में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर अग्र शुद्रांत्र की जो उपकला स्तर जो होता है उनके अंदर विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो आपने भौतिकी के अध्ययन अंदर पढ़ा था। उन कोशिकाओं को एंटेरोसाइट्स कहा जाता है और ये कोशिकाएं एक विशेष प्रकार के तरल का स्त्राव करती हैं जिसे आंतरीय रस कहा जाता है। और इस आंतरीय रस के अंदर विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं और ये पाचक एंजाइम जो होते हैं वो भोजन का पूर्ण पाचन करते हैं। सोटी आंत की एंटेरोसाइट कोशिकाओं द्वारा आंतरीय रस का स्त्रावण होता है। आंतरीय रस में या अनेक एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन का जो काइम का पूर्ण पाचन करते हैं। तो ये आंतरीय रस सूक्ष्म अंकुर बाहरी सतह पर बंधित रहते हैं तथा वहीं पर संपर्क में आने वाले भोजन का भोजनीय काइम का अवशोषण तक पूर्ण पाचन करते हैं। पूर्ण पाचन करते हैं यानी कि ये आंतरीय रस जो होता है ये भोजन का पूर्ण पाचन कर देता है और इसके बाद में पचित अवयव जो होते हैं वो ही शेष रहते हैं जिनका अवशोषण हो जाता है। अब हम ये देखते हैं कि आंतरीय रस के अंदर कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं
जो भोजन का पूर्ण पाचन करते। आंतरीय रस के पाचक एंजाइम एक नंबर सुक्रेज, 2 नंबर माल्टेज, 3 नंबर लैक्टेज, 4 नंबर अल्फा सीमित, 5 नंबर एमिनो पेप्टिडेज, 6 नंबर डाइपेप्टिडेज, 7 नंबर आंतरीय लाइपेज और 8 नंबर इसके अंदर जो एंजाइम होता है न्यूक्लियोटाइडेज। जो न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करता है और यानी कि न्यूक्लिक अम्ल का पाचन जो ग्रहणी में होता है तो ये न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स का पाचन जो होता है वो न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम्स करता है। आंतरीय रस के अंदर ये एंजाइम्स पाए जाते हैं जिनमें से सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, अल्फा डेक्स्ट्रिनेज ये 4 एंजाइम जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। एमिनो पेप्टिडेज और डाइपेप्टिडेज जो होते हैं वो प्रोटीन का अंतिम पाचन करते हैं और आंतरीय लाइपेज जो होता है वो वसा का अंतिम पाचन करता है और न्यूक्लियोटाइडेज जो होता है ये आपके न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज होता है। न्यूक्लियोसाइड ये दोनों जो होते हैं ये न्यूक्लियस एंजाइम्स कहलाते हैं। न्यूक्लियस एंजाइम्स कहलाते हैं जो न्यूक्लिक अम्ल का अंतिम पाचन करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का अंतिम पाचन किसके द्वारा होता है? सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज और अल्फा डेक्स्ट्रिनेज के द्वारा होता है। और प्रोटीन का अंतिम पाचन किसके द्वारा होता है? एमिनोपेप्टिडेज और डाइपेप्टिडेज के द्वारा होता है। आंतरीय लाइपेज वसा का अंतिम पाचन करता है और न्यूक्लियोटाइडेज ये न्यूक्लिक अम्ल का अंतिम पाचन करता है। तो इस प्रकार से ये आंतरीय रस जो होता है वो भोजन का अंतिम पाचन कर देता है। अब ये पाचन किस प्रकार से होता है इसको हम यहाँ समझते हैं। ग्रहणी के अंदर जब भोजन का पाचन हुआ था तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का कहाँ तक पाचन हुआ था? तो यहाँ आपने पहले पढ़ा था कि ग्रहणी के अंदर जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है यानी कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो माल्टोज के रूप में रहता है और ओलिगोसैकेराइड्स के रूप में रहता है। तो इस पर सुक्रेज, माल्टेज और लैक्टेज क्रिया करेंगे और इसको अंतिम पाचन कर देंगे। माल्टोज डाइसैकेराइड शर्करा है और ओलिगोसैकेराइड के अंदर 3 से लेकर 9 ग्लूकोज के अणु होते हैं जिसे ओलिगोसैकेराइड कहा जाता है। ठीक है, उनके अंदर भी ओलिगोसैकेराइड को पहले डाइसैकेराइड में बदला जाता है और डाइसैकेराइड के बाद में ये एंजाइम जो होते हैं वो क्रिया करते हैं। तो किस प्रकार से क्रिया करते हैं देखिए। सुक्रोज जो होता है डाइसैकेराइड है, इस पर क्रिया की सुक्रेज ने और यहां इसकी पीएच रहती है माध्यम की वो रहती है 8.5। सुक्रोज जो होता है वो ग्लूकोज व फ्रक्टोज में बदल जाता है।
ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर रूपांतरित हो जाता है सुक्रोज पर सुक्रेज की एंजाइम के क्रिया के द्वारा। अगला होता है वो होता है माल्टोज। माल्टोज पर क्रिया करता है माल्टेज एंजाइम। जो आंतरिक रस का एंजाइम है और इसकी पीएच भी 8.5 होती है। माल्टोज को ग्लूकोज के अलग अलग दो अणुओं में तोड़ देता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। हम यह भी कह सकते हैं कि माल्टोज जो होता है वो दो ग्लूकोज के अणुओं से बना था और माल्टेज ने इन दो ग्लूकोज के अणुओं को अलग अलग कर दिया। सुक्रोज जो होता है वो दो मोनोसैकेराइड से मिलकर डाइसैकेराइड बनता है, यानी कि एक इसके अंदर ग्लूकोज का अणु था और दूसरा इसके अंदर फ्रक्टोज का अणु था। सुक्रेज ने इन दोनों अणुओं को अलग अलग कर दिया, यानी कि उसका पाचन कर दिया। अगला होता है लैक्टोज। लैक्टोज शर्करा जो होती है उसका पाचन जो होता है वो लैक्टेज का एंजाइम्स करता है। ये लैक्टेज एंजाइम्स क्रिया की इस पर और इसकी पीएच जो होती है वो भी 8.5 होती है। और लैक्टेज जो होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में बदल जाता है। हम यहाँ ये कह सकते हैं कि लैक्टोज जो होता है वो एक ग्लूकोज का अणु और एक ग्लैक्टोज का अणु मिलकर बना होता है और लैक्टेज एंजाइम जो होते हैं इन दो अणुओं को पृथक पृथक कर देता है, यानी कि ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। अगला पाचन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का अल्फा सीमित डेस्टिनेज के द्वारा होता है। आपने पहले मुख्य भूमिका के अंदर पढ़ा था कि यहाँ डेक्स्ट्रीन बन रहा था। जो डेक्स्ट्रीन बन रहा था उस डेक्स्ट्रीन पर अल्फा सीमित डेस्टिनेज क्रिया करेगा और इसे ग्लूकोज में बदल देगा। अल्फा सीमित डेक्स्ट्रीन पर किसने क्रिया की? अल्फा सीमित डेस्टिनेज एंजाइम ने। अल्फा सीमित डेस्टिनेज एंजाइम ने क्रिया की और इसका बन गया ग्लूकोज। इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट जो होता है उनका पूर्ण पाचन किनके द्वारा होता है? आंतरिक रस के एंजाइम सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज और अल्फा सीमित डेस्टिनेज के द्वारा होता है। ये चार एंजाइम जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। अगली बात आती है एमिनोपेप्टिडेज और डाइपेप्टिडेज की। एमिनोपेप्टिडेज और डाइपेप्टिडेज जो होते हैं वो प्रोटीन का अंतिम पाचन जो होता है वो इनके द्वारा होता है। कैसे होता है? अब यहाँ पर इससे पहले प्रोटीन का पाचन कहाँ हुआ था? इससे पहले प्रोटीन का पाचन जो होता है वो आमाशय के अंदर हुआ था और उसके बाद में ग्रहणी के अंदर प्रोटीन का पाचन हुआ था और अंतिम पाचन जो होता है वो इनके द्वारा होता है। और ग्रहणी के अंदर प्रोटीन जो था वो डाइपेप्टाइड के अंदर और ट्राइपेप्टाइड के अंदर था। अगर कुछ प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड के रूप में होता है तो एमिनोपेप्टिडेज क्रिया करता है और डाइपेप्टाइड के रूप में होता है तो उस पर डाइपेप्टिडेज क्रिया करता है और प्रोटीन को अंतिम उत्पाद यानी एमिनो अम्ल के अंदर बदल देता है। तो किस प्रकार से क्रिया करता है हम देख लेते हैं। यानी पॉलीपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड पर क्रिया करता है
एमिनोपेप्टिडेज, एमिनोपेप्टिडेज क्रिया करता है और पॉलीपेप्टाइड को डाइपेप्टाइड और एमिनो अम्ल के अंदर बदल देता है। यानी कि यहाँ पर अब पूरा जो प्रोटीन होता है वो डाइपेप्टाइड के रूप में रहता है और एमिनो अम्ल यानी कि इसका अंतिम पाचन हो जाता है। शेष बिना पचित अगर रहता है, पाचन जिनका होना होता है वो डाइपेप्टाइड के रूप में रहता है। यानी कि शेष जो डाइपेप्टाइड रहा है, इस डाइपेप्टाइड पर डाइपेप्टिडेज क्रिया करता है और इसे एमिनो अम्ल के अंदर बदल देते हैं, एमिनो अम्ल के अंदर। यानी कि यहाँ पर भी प्रोटीन का पूर्ण पाचन हो जाता है। अब यहाँ प्रोटीन का अंतिम पाचन क्या मिला? एमिनो अम्ल। यानी कि यहाँ पर प्रोटीन जो होता है वो संपूर्ण प्रोटीन जो होता है जो अपने मुख गुहा से ग्रहण किया था, इस छोटी आंत के अंदर यानी कि जेजुनम के अंदर वो एमिनो अम्ल के रूप में बदल जाता है। यानी कि इस प्रोटीन का पाचन हो जाता है। अब उसके बाद मेरा आंतरीय लाइपेज। आंतरीय लाइपेज जो होता है ये वसा का पूर्ण पाचन करता है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पायसीकृत वसा पर या अग्नाशयी रस के लाइपेज ने क्रिया की थी और उस पायसीकृत वसा को वसीय अम्ल और 2 मोनोग्लिसराइड्स के अंदर बदल दिया था। यहाँ अगर कोई पायसीकृत वसा जो होती है जिसे ट्राइग्लिसराइड कहा जाता है अगर शेष रहती है तो यहाँ पर आंतरीय लाइपेज क्रिया करता है और उसे वसीय अम्ल और 2 मोनोग्लिसराइड्स के अंदर बदल देता है जो वसा का अंतिम पाचन होता है। यानी कि ट्राइग्लिसराइड पायसीकृत वसा बोलते हैं जिसे, अगर यहां होती है छोटी आंत की जेजुनम के अंदर तो इस पर कौन सा एंजाइम क्रिया करता है? यहां आंतरीय लाइपेज क्रिया करता है और इसे वसीय अम्ल और 2 मोनो ग्लिसरॉइड में बदल देता है और वसा का अंतिम पाचन जो होता है वो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल भी होता है जिसे 2 मोनोग्लिसराइड भी कहा जाता है। अगली बात जो होती है वो होता है न्यूक्लियोटाइडेज। तो आपने ग्रहणी के अंदर पढ़ा था न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं, जो आरएनए होता है, डीएनए होता है, उनको न्यूक्लियस एंजाइम क्रिया करता है जो अग्नाशयी रस का जो एंजाइम होता है और उस आरएनए और डीएनए को न्यूक्लियोटाइड में बदल देता है। और यहाँ जब न्यूक्लियोटाइड जहाँ जेजुनम के अंदर होता है तो यहाँ पर आंतरीय रस का न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम क्रिया करता है। न्यूक्लियोटाइड आरएनए का हो सकता है और डीएनए का हो सकता है। दोनों न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो नाइट्रोजनी क्षारक, पेंटोस शर्करा और फास्फेट समूह का बना होता है और न्यूक्लियोटाइडेज इस पर क्रिया करता है और उसे न्यूक्लियोसाइड में बदल देता है। न्यूक्लियोटाइडेज इस पर क्रिया करता है और किसमें बदल देता है? न्यूक्लियोटाइडेज क्रिया करता है और इसको न्यूक्लियोसाइड में बदल देता है। न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स पर इसी के अंदर अगला एंजाइम करता है न्यूक्लियोसाइडेज
और जिससे न्यूक्लियोसाइड के अंदर पेंटोस शर्करा प्लस सारक, नाइट्रोजनी सारक, ये दोनों पृथक हो जाते हैं और इस प्रकार से न्यूक्लिक अम्ल का पूर्ण पाचन हो जाता है। न्यूक्लियोटाइड कहाँ बना था? ग्रहणी के अंदर बना था। किससे बना था? आरएनए और डीएनए से बना था। न्यूक्लियोटाइड के अंदर कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यानी कि नाइट्रोजनी सारक होता है, पेंटोस शर्करा होती है और फास्फेट समूह होता है। न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम जो आंतरिक रस का होता है वो इस न्यूक्लियोटाइड पर क्रिया करता है, जिससे यहाँ पर फास्फेट समूह जो होता है वो अलग हो जाता है। यानी कि शेष क्या रहता है? पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजनी सारक रहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड्स कहा जाता है। अब न्यूक्लियोसाइड पर कौन करता है? न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम क्रिया करता है और इनके दोनों घटक यानी कि पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजनी सारक को पाचन कर देता है, अलग कर देता है। तो इस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड का पूर्ण पाचन जो होता है वो न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज यानी कि न्यूक्लियोएज एंजाइम्स के द्वारा होता है। मुख्य जो पोषक तत्व होते हैं भोजन के अंदर वो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और वसा होती है। इसके साथ में विटामिन होते हैं, इसके साथ में खनिज लवण होते हैं और जल होता है। ये पोषक तत्वों में से ये 3 पोषक तत्व जो होते हैं वो मुख्य पोषक तत्व होते हैं। जब ये भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, जो पहले अपने पाचन की परिभाषा के अंदर पढ़ा था, तब ये पोषक तत्व इस रूप में होते हैं। ये रूप जो होता है पोषक तत्वों का ये जटिल रूप है। इस रूप में इन पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं होता है। जब ये इस पाचन तंत्र के अंदर गुजरते हैं तो इनका पाचन हो जाता है, जो आपने अभी पढ़ लिया था। तो कार्बोहाइड्रेट का अंतिम पाचन जो होता है वो क्या होता है? मोनोसैकेराइड्स। क्या क्या होता है मोनो में? ग्लूकोज होता है और क्या होता है? और फ्रक्टोज होता है और क्या होता है? ग्लैक्टोज होता है। ये होता है, ये मोनोसैकेराइड के रूप में होते हैं। प्रोटीन जो होता है उसका अंतिम पाचन क्या होता है? एमिनो अम्ल होता है। वसा होती है, इसका अंतिम पाचन क्या होता है? वसीय अम्ल होता है। और ग्लिसरॉल, मोनोग्लिसराइड्स यानी ग्लिसरॉल होता है। तो ये इनका अवशोषण योग्य रूप होता है। ये अवशोषण योग्य पदार्थ होते हैं। जब ये मानव पाचन तंत्र के द्वारा इस रूप में बदल जाते हैं, ये इस रूप के अंदर कहाँ बदलते हैं? आपने पढ़ा कि ये जेजुनम के अंतिम भाग के अंदर यानी कि इलियम के अंदर पहुंचने से पहले ये जो होते हैं इस सरल रूप में बदल दिए जाते हैं और इस जेजुनम के अंदर ही इनका अवशोषण कर दिया जाता है। इनकी सबसे अधिक अवशोषण जो होता है वो इसी भाग के अंदर होता है, जो आप आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर आपने स्ट्रक्चर जो देखी थी, इसकी भौतिकी संरचना जो देखी थी, उसके अंदर आपने देखा था कि आग के अंदर जो भीतरी उपकला होती है वो उसके अंदर अंगुली के आकार के प्रवृत्त पाए जाते हैं, जिन्हें रसांकुर कहा जाता है। उन पर सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें सूक्ष्मांकुर कहा जाता है। तो उनके द्वारा अवशोषण भी होता है। तो वो इन पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। इन पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। तो ये और विटामिन सी रहते हैं, इनका भी अवशोषण यहाँ होता है। और खनिज लवण रहते हैं, इनका भी अवशोषण यहाँ होता है। खनिज लवण रहते हैं, अवशोषण होता है। और जल का अवशोषण भी जो हो जाता है वो भी जल के रूप में होता है। जल का अवशोषण, पाचन जो होता है वो जल का अवशोषण भी होता है। पाचन जो होता है वो जेजुनम और इलियम तक अंतिम रूप से हो जाता है।
इसके बाद में जब बड़ी आंत के अंदर किसी प्रकार की कोई पाचन क्रिया नहीं होती है, बड़ी आंत के अंदर किसी प्रकार की कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। तो इस प्रकार से पाचन कहाँ कहाँ होता है आहारनाल के अंदर? सबसे पहला पाचन होता है मुखगुहिका के अंदर, उसके बाद में पाचन होता है आमाशय के अंदर, उसके बाद में होता है घृणी के अंदर, उसके बाद के अंदर जजुनम के अंदर और कुछ मात्रा में इलियम के अंदर, और इसके बाद में बड़ी आंत में किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है। अंतिम जो पोषक तत्व जो होते हैं, जो अवशोषण योग्य होते हैं, वो मोनोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट के पाचन से बनते हैं, एमिनो अम्ल प्रोटीन के पाचन से बनते हैं, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल वसा के पाचन से बनते हैं, विटामिन, खनिज, लवण और जल की मात्रा भी अवशोषण योग्य होती है। और इनके अवशोषण किस प्रकार से होता है वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर।